जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्जाम को क्रैक करने के लिए ऐसे साथियों सीडीपी के यानी कि बाल विकास के और हिंदी के क्वेश्चंस देखेंगे, जिन क्वेश्चंस को साथियों अगर आप देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपका एग्जाम बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा और आपको अपने एग्जाम में साथियों कोई दिक्कत सीडीपी के सेक्शन में और हिंदी के सेक्शन में साथियों नहीं देखने को मिलेगी। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। हिंदी के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन सबसे पहले सीडीपी के बाल विकास के क्वेश्चंस और उसके बाद साथियों हिंदी के क्वेश्चंस होंगे। आप देखिएगा साथियों कि सीडीपी के इन क्वेश्चंस को आप कितनी आसानी से कर पा रहे हैं, या मैं कहूं साथियों इनमें से कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही जा रहे हैं। एक बार जरूर देखिएगा। पेपर से पहले अगर असली पेपर देना है तो क्लास में आपने एंट्री कर दी है, तो इन सभी क्वेश्चंस को देखकर आप अपने एग्जाम को क्रैक कीजिएगा। देखिए, विकास शुरू होता है, कब से शुरू होता है? शैशवावस्था से, बाल अवस्था, पूर्व अवस्था से, या बाल अवस्था के बाद की अवस्था से बच्चे का विकास शुरू होता है, या प्रसव पूर्व अवस्था से? देखिए, जब बच्चा मां के पेट में होता है, मां के गर्भ में होता है साथियों, जब ही से बच्चे का विकास शुरू हो जाता है, यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था से ही साथियों विकास शुरू होता है। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, कितने माह में शिशु के दांत आने आरंभ हो जाते हैं? बिल्कुल बेस से मैंने उठाया, आपको बिल्कुल जमीनी स्तर से साथियों उठाया है और शिखर स्तर पर मैं आपको ले चलूंगा। आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, 6 माह में शिशु के दांत आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद देखिए, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील या मैं कह सकता हूं तेज सीखने की अवधि साथियों कौन सी, यानी कि ऐसी कौन सी अवधि है जिसमें बच्चा भाषा का अर्जन करता है सबसे ज्यादा और विकास करता है साथियों सबसे ज्यादा? देखिए, जन्म पूर्व अवधि थोड़ी ना होगी, वो प्रारंभिक बाल अवस्था होगी। यानी कि जो बच्चे की प्रारंभिक बाल अवस्था की अवस्था होती है, इसमें बच्चा सबसे ज्यादा अर्जन और उसका सबसे ज्यादा विकास होता है साथियों। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, यहां पर अगर बात करें विकास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? विकास यानी कि डेवलपमेंट के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही है, बताइए। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, ऐसा नहीं होता है साथियों। विकास जो है ना, ये सब में अलग अलग तरीके से होता है। उसके बाद लिखा हुआ है कि विकास केवल विद्यालय में होने वाला अधिगम से ही होता है। नहीं साथियों, विद्यालय केवल अधिगम से नहीं पाया जा सकता, और भी चीजें हैं जहां से हमें विकास डेवलपमेंट मिल सकता है। विकास केवल बाल अवस्था के दौरान ही होता है, ऐसा भी नहीं है साथियों। उसके बाद लिखा है विकास बहुआयामी है। बिल्कुल साथियों, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि विकास बहुआयामी है, जिनका भी आंसर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है, बताइए। यानी कि वो कौन सी एज है, कौन सी अवस्था है साथियों जिसमें ये जो है ना, ये शारीरिक वृद्धि और विकास बहुत तेज गति से होता है, बताइए। देखिए, इन अगर बात करें ना इस क्लास की, तो इस क्लास से आपको साथियों बहुत सारे क्वेश्चंस डिक्टो देखने को मिलेंगे, यानी कि हूबहू साथियों ऐसे पेपर में प्रश्न आपके छपने वाले हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर बात करें ना शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल अवस्था, यानी कि शैशवावस्था ऐसी चीज है जिसमें साथियों शारीरिक वृद्धि भी बहुत तेजी से होती है और विकास भी बहुत तेजी से होता है, और प्रारंभिक बाल अवस्था में भी विकास भी होता है, शारीरिक वृद्धि भी होती है। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। देखिए, यहां पर लिखा हुआ है कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित कथन है साथियों, बताइए। यानी कि विकास के लिए साथियों एक चीज यहां पर सही है, बताइए। देखिए, विकास जन्म उसके साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि विकास जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है एक तरीके से। विकास एकल आयामी है, नहीं साथियों, विकास बहुआयामी है। अभी मैंने आपको बताया था विकास पृथक होता है, यह भी गलत है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते, ये वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। तो विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला उचित है, यही आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मेंडल के नियम के प्रतिपादक कौन है, बताइए। बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में साथियों इस बार आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल इनका नाम है और ये मेंडल के साथियों प्रतिपादक कहलाए जाते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, मेंडल के नियम के प्रतिपादक। चलिए, उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि किसके कथन के अनुसार बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दुगुना सीख लेता है, बताइए। तो ये बात किसने कही थी? ये बात देखिए, इस बात में तो बिल्कुल झूठपन नहीं है, बिल्कुल सच्चाई है। क्या कि बालक के जो शुरू के 6 वर्ष होते हैं ना, उसमें वो इतना सीख लेता है कि 12 वर्षों का
गैप भी पार कर देता है, यानी कि 12 वर्षों से दुगना सीख लेता है शुरू के 6 वर्षों में। तो ये कथन किसका है? ये मेसल का कथन, इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसको क्या कहा जाता है बताइए। चलिए, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, तो मैं कहूंगा साथियों किसकी बात चल रही है? किशोर अवस्था की बात चल रही। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। शारीरिक शैशव अवस्था के किन वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास बहुत तेज गति से होता है साथियों बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों देखिए, अगर बात करते हैं जो 0 से 5 वर्ष होता है ना, 0 से 5 वर्ष, ये आपकी शैशवावस्था कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है? शैशवावस्था। तो इसमें बच्चे का जो वृद्धि होती है, जो उसका विकास होता है, वो सबसे तेज गति से होता है। तो अगर इसमें से एक ऑप्शन चुनना हो तो हम चुनेंगे प्रथम 2 वर्ष में शैशवावस्था की अगर बात करें, शिशु का शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है, जिनका आंसर यहां पर ए था, तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। यानी कि विकास के बारे में 3 कथन तो यहां पर सही है, लेकिन एक कथन गलत है, वही कथन का आपको चयन करना है। देखिए, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करता है, बिल्कुल हर एक बच्चा जो है वो अलग अलग गति से विकास करता है, ये तो बिल्कुल सही है विकास का सिद्धांत। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। तो ऐसा नहीं है साथियों, विकास की जो गति है ना, ये जन्म के समय निर्धारित नहीं होती है, सबकी अलग अलग होती है। तो कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन नंबर डी वाला विकास का सिद्धांत नहीं है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन इस सब जवाब का जवाब बताने से पहले एक बार अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है साथियों, तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत साथियों चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। अब बता दीजिए सवाल का सही जवाब क्या होगा कि प्रारंभिक बाल अवस्था इस अवधि की ओर संकेत करती है, बताइए। तो अगर हम बात करते हैं साथियों प्रारंभिक बाल अवस्था की, तो प्रारंभिक बाल अवस्था लगभग 2 वर्ष से 8 वर्ष की अवधि जो कहलाई जाती है, ये साथियों प्रारंभिक बाल अवस्था होती है एक बच्चे की। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर अगर बात करें कि मानव शरीर का निर्माण किसके योग से होता है, बताइए। कोशों के योग से, ऊतकों के योग से, हड्डियों के योग से, या नसों के योग से? तो मैं कहूंगा मानव शरीर का निर्माण जो होता है ये कोशों के योग से होता है। आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, किशोरावस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो किशोरावस्था के बारे में साथियों एक चीज आपसे पूछी जा रही है, भावनात्मक उथल पुथल की घटनाएं होने लगती हैं किशोरावस्था में क्या, या पढ़ाई के प्रति लापरवाह हो जाता है बच्चा? तो मैं कहूंगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठोस कार्यों में सोच प्रतिबिंबित होने लगती है, नहीं साथियों। उसके बाद अगर बात करें इंटेलिजेंस कोशेंट में अचानक वृद्धि होती है, तो अचानक वृद्धि होती है ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, किशोरावस्था की जब आयु शुरू होती है तो जो भावनात्मक उथल पुथल है ना, ये चीजें साथियों बच्चे में ज्यादा होने लगती हैं, तो ज्यादा होने लगती हैं, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया और वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों महीनों की आयु, यानी कि कौन से महीने से लेकर कौन से महीने तक की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर दे, जैसे पानी लाओ, पानी दो, मम्मी पापा, ऐसे करके, ठीक है ना। कई शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य बोलने लगते हैं। तो मैं कहूंगा लगभग 1.5 साल से इसकी शुरुआत हो जाती है, यानी कि 1.5 साल 2 साल तक इसकी शुरुआत हो जाती है। तो मैं कहूंगा 18 महीने से लेकर 24 महीना आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल अवस्था की विशेषता है? अगर बात करें साथियों मध्य बाल अवस्था की कौन सी विशेषता है, ये आपसे पूछी जा रही है, बताइए। देखिए अगर बात करें शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है, तो मैं कहूंगा नहीं, ये तो शैशवावस्था में होता है, बाल अवस्था में नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित हो जाती, ऐसा भी नहीं। उसके बाद लिखा हुआ है तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, यानी कि जो बच्चे होते हैं ना बच्चे, ये तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं मध्य बाल अवस्था में, तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। उसके बाद इसको देखें जरा कि अधिगम मुख्य रूप से संवेदी और चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है, ये भी नहीं। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, मेंडल ने किस पर प्रयोग किए थे, बताइए। चूहे कुत्ते पर,
कुत्ते शेर पर, चूहे मटर पर, या सभी पर? तो मैं कहूंगा साथियों चूहे और मटर पर ये मेंडल ने इस्तेमाल किया था, यानी कि प्रयोग, यानी आपके आविष्कार जो किए थे, अपने आविष्कार मेंडल ने चूहे और मटर पर किए थे। ये पॉइंट आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए मध्य बचपन की अवधि को क्या होती है साथियों बताइए? तो मैं कहूंगा साथियों 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की अवधि को एक तरीके से मध्य बचपन की अवधि कहा जाता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां जहां से जिन जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिक्स को साथियों आज की इस क्लास में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो मेरा मानना है अगर इन सभी सवालों को आप लोग देख लेते, जितने भी सवाल यहां पर आपको करवाए जाए सभी टॉप लेवल के क्वेश्चन है और सभी आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, ये कार किस अवस्था में होता है? यानी कि जब बच्चा कहता है भाई छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देता है और 3 पहियों की साइकिल चलाना चाहता है, तो ये कार की अगर बात करें, ये शैशवावस्था में साथियों वो शुरू करता है। अगर शैशवावस्था की अगर हम बात करते हैं तो 0 से 5 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है साथियों? शैशवावस्था कहा जाता है, ठीक है ना, शैशवावस्था कहा जाता है। बाल अवस्था की अगर बात करते हैं तो लगभग साथियों 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल अवस्था, और अगर बात करें साथियों किशोर अवस्था तो 12 से 18 वर्ष की अवस्था को किशोर अवस्था, और प्रौढ़ अवस्था साथियों 18 के ऊपर की आयु की लगभग 60 वर्ष तक हम लोग कह सकते हैं। तो कुल मिला के अगर बात करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्षों के लिए लागू है? तो कितने वर्षों के लिए लागू है साथियों? मैं कहूंगा 6 से 14 तक वर्ष के बच्चे जो होते हैं इनके लिए लागू है, यानी कि बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत है? यानी कि कौन से विचार से सहमत है कि ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते? मतलब कौशल विशाल जो भाषा कौशल होते एक साथ नहीं सीखे जा सकते, गलत है। ये एक निश्चित क्रम में ही सीखे जा सकते, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है। ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं या ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ये भी गलत है साथियों, प्रभावित करते। मैं कहूंगा कि इन कथनों में से कौन सा सही होगा तो ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं जो भी भाषा के कौशल होते हैं। तो जिनका आंसर जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट। अगले नंबर का सवाल देखिए, बताइए। देखिए यहां पर साथियों अगर हम लोग बात करते हैं कि इस क्वेश्चन की कि यदि एक बच्चे की मानसिक आयु कितनी है? 5 वर्ष है, और वास्तविक आयु कितनी है साथियों? 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? यानी कि उस बच्चे की साथियों IQ कितनी होगी, ये आपसे पूछी जा रही है। एक सूत्र होता है साथियों, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु। क्या? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। क्या होता है साथियों? बटे वास्तविक आयु, और गुणा क्या लग जाता है साथियों? 100 लग जाता है। इसको आपको सॉल्व कर लेना, बुद्धि लब्धि निकल जाएगी, यानी कि IQ बराबर मानसिक आयु कितनी है साथियों? 5 वर्ष है, गुणा यहां पर 100 लग जाएगा, और वास्तविक आयु कितनी है? 4 है। इसको कट करोगे साथियों ये 25 आ जाएगा, और 25 पंजे कितना होता है साथियों? 125 होता है। तो मैं कह सकता हूं IQ यानी कि बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 125 होगी, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं बताइए। देखिए इसका मतलब यह है कि भाषा के अभिव्यक्तात्मक, जिसको आप अभिव्यक्त कर सकते हो, आप कुछ सुन रहे हो उसको थोड़ी ना अभिव्यक्त कर सकते हो, आप कुछ बोल रहे हो वो अभिव्यक्त हो सकता है, आप कुछ लिख रहे हो, पढ़ना भी नहीं होगा एक तरीके से, जब लिखोगे तभी तो लोग पढ़ेंगे, तो वो अभिव्यक्त हो जाएगा आपकी बात। यानी कि बोलना और लिखना ये एक तरीके से भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है साथियों। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है बताइए। यानी कि इनमें से कौन कौन से भाषा शिक्षण के उद्देश्य मुझे बताइए। कि विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना है, बिल्कुल। स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना है, बिल्कुल। वर्णमाला को क्रम से देखिए कंठस्थीकरण करना, कंठस्थ करना का जहां भी आपको दिख जाए उसको कट कर देना। क्यों? क्योंकि ये शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना, ये भी आपका होगा। उसके बाद देखिए एलेक्सिया साथियों क्या है, ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए साथियों, तो यहां पर अगर बात करें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर, देखिए पढ़ने की अक्षमता को एक तरीके से क्या कहा जाता है साथियों? एलेक्सिया कहा जाता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए कि पियाजे की औपचारिक क्रियात्मक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है बताइए। देखिए
अगर हम कहते हैं कि 0 से 2 वर्ष को क्या कहते हैं साथियों, संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। यानी कि पियाजे की संवेदी गामक अवस्था की अगर आयु अवधि पूछी जाती तो 0 से 2 वर्ष बताते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछी जाती क्या कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो जो पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि होती है वो 2 से 7 वर्ष की होती है। अगर 7 से 11 वर्ष की बात करते हैं साथियों तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या होती है, 2 से 7 वर्ष होती है। लेकिन अगर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं, क्या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं तो यह 11 से 15 वर्ष की अवस्था को ही क्या कहा जाता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। तो कुल मिला के आंसर अगर आपने भी ऑप्शन नंबर डी का चयन किया था तो बिल्कुल सही किया था। साथियों क्लास में बने रहिए और एंड तक आप लोग क्लास देखिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं जितनी आपकी तैयारी है ना, वो तैयारी आपकी तैयारी का लेवल उठ जाएगा। यानी कि जो क्वेश्चंस पूछने का ट्रेंड है साथियों, इस बार आपके जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इसी टाइप के साथियों क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जितने क्वेश्चन साथियों मैं करवा रहा हूं सभी के सभी क्लास के क्वेश्चंस आपको अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर रहे हैं। देखिए अब अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि ये तो साथियों रिपीट हो चुका है। उसके बाद देखिए गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। आपने सुना होगा साथियों 9 महीने बाद बच्चा आता है। तो मैं कह सकता हूं 9 महीने और 1 महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो लगभग 227 दिन, क्या साथियों 227 दिन ये गर्भ में बालक विकसित हो जाता है। 270 दिन, 227 नहीं 270 दिन। तो 270 दिन के आसपास इसमें कौन सा ऑप्शन है, 280 है, बी है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। हम भाषा के माध्यम से और भी कर सकते हैं, यानी कि हम भाषा के माध्यम से क्या क्या कर सकते हैं, क्या चिंतन विचरण कर सकते हैं, या अनुभव महसूस कर सकते हैं, या सोचते और विचार कर सकते हैं, या सोचते और महसूस कर सकते हैं। तो अब अगर बात करें यहां पर कि हम भाषा के माध्यम से सोचते और महसूस भी कर सकते हैं, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए कि बालक का जो विकास होता है वो कैसे होता है, किसकी से किसकी ओर होता है, सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से। देखिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो सिर से पैर की ओर आपको लगा देना, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों जो भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है उसको क्या कहा जाता है। जो बच्चा जन्म के बाद से सीखना साथियों शुरू कर देता है ना, उसको तो मातृभाषा कहते हैं। यानी कि और यही एक ऐसी भाषा है जो स्वाभाविक रूप से साथियों सीखी जाती है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों बोलना एवं लिखना भाषा के किस पक्ष को प्रदर्शित करते हैं, अभिव्यक्ति पक्ष को, ग्रहण पक्ष को, या दोनों को। तो मैं कहूंगा साथियों अभिव्यक्ति पक्ष के बारे में साथियों बता। देखिए अगर आप बोलोगे तो आप अपना कुछ अभिव्यक्त करोगे, अपनी बात अभिव्यक्त करोगे। आप लिखोगे तो लिखित रूप में आप अपनी बात अभिव्यक्त करोगे एक तरीके से। तो बोलना एवं लिखना भाषा के अभिव्यक्ति पक्ष को प्रदर्शित करते हैं, आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए शिशु की प्रथम भाषा क्या होती है बताइए। देखिए शिशु की जो प्रथम भाषा होती है वो अपने घर में, यानी कि उसके घर में जो भाषा बोली जाती है वो उसकी प्रथम भाषा हो जाएगी। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि मातृभाषा ही उसको सबसे पहले सुनाई देगी, वही उसके घर में बोली जाएगी, मां के द्वारा उसकी बोली जाएगी। तो यही शिशु की साथियों प्रथम भाषा कहलाई जाएगी। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में सबसे अधिक क्रिया कौन सी करना पड़ती है बताइए। सबसे ज्यादा वो क्या करता है, सुनता है, पढ़ता है, लिखता है, या बोलता है। देखिए मैं कहूंगा साथियों सबसे ज्यादा वो सुनता है। अगर मान लेते वो कहीं पर बैठा और उसके पास में कुछ लोग बैठे हो तो वो लोग बात कर रहे हैं, वो सुन रहा है। मान लीजिए वो कहीं जा रहा है, आपस में लोग बातचीत कर रहे हैं, बोलता भी, ऐसा नहीं है बोलता नहीं है, सुन। लेकिन अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मनुष्य क्या करता है तो सुनता है। साथियों बात बिल्कुल सही है। बालक के संवेग स्थायी भावों का अच्छा मातृभाषा से कैसा संबंध है बताइए। तो कैसा है साथियों, घनिष्ठ संबंध। यानी कि बालक के संवेग स्थायी भावों का मातृभाषा से घनिष्ठ संबंध है। पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। बालकों का बौद्धिक, नैतिक, सांस्कृतिक विकास किस पर निर्भर करता है बताइए। खेल क्षमता पर, भाषा क्षमता पर, अध्ययन क्षमता पर। तो किस पर निर्भर करता है साथियों, भाषा क्षमता पर निर्भर करता है। ये पॉइंट आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। ये वर्णमाला क्या है साथियों बताइए। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहेंगे, वाक्यों के समूह को कहेंगे, शब्दों के समूह को कहेंगे, किसे कहेंगे, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। देखिए
वर्णों का समूह ही क्या कहलाया जाता है साथियों? वर्णमाला कहलाया जाता है, इसलिए राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी की उपभाषा है बताइए। देखिए हिंदी की उपभाषा की अगर बात करें तो क्या बिहारी हिंदी उपभाषा नहीं हिंदी की? बिल्कुल है, पूर्वी हिंदी भी है और राजस्थानी हिंदी भी है, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई साथियों कौन सी है बताइए। रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है साथियों? वर्ण है, ठीक है ना। यानी कि अगर बात करें वाक्य तो बहुत बड़ा हो जाएगा, शब्द भी बड़ा होगा, तो सबसे छोटा होगा रचना की दृष्टि से ये भाषा की सबसे छोटी इकाई साथियों वर्ण आपकी कहलाई जाती है। उसके बाद देखिए लिपि क्या है? लिपि वर्णों की व्यवस्था को कहते हैं या वाक्यों की व्यवस्था को कहते हैं या शब्दों की व्यवस्था को कहते हैं या इनमें से किसी को नहीं साथियों बतलाइए। चलिए मैं कहूंगा साथियों एक शब्द जो लिखा हुआ है यानी कि जो वर्ण लिखे हुए हैं कई सारे वर्णों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है साथियों? लिपि कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। देवनागरी लिपि है साथियों हिंदी की। उसके बाद देखिए मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए मां का दूध। तो ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का, रविंद्रनाथ टैगोर का, विवेकानंद जी का या एनी बेसेंट का? तो मैं कहूंगा ये कथन किसका है? ये महात्मा गांधी जी का कथन है। देख लीजिए बहुत ध्यान से। मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए मां का दूध। तो आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए कि कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य साथियों क्या है बताइए। तो शब्दार्थ बोध है, मनोरंजन है, मापन क्षमता या भाव अनुभावन है? तो मैं कहूंगा कविता शिक्षण का जो उद्देश्य है वो भाव अनुभाव करना है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है साथियों बताइए। चलिए तो अगर बात करें देखिए भाषा विकास को प्रभावित करता है परिपक्वता, प्रेरणा भी एक कारक है, स्वस्थ भी एक कारक है, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए लिखना पढ़ना संकेतों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो अगर बात करें साथियों लिखना पढ़ना या संकेतों का प्रयोग ये तो वाणी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ये वाणी के अंतर्गत आता है। ये बात आप लोग साथियों क्या करेंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर यहाँ पर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए सीखने के प्रमुख नियमों का प्रतिपादन किसने किया बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों थॉर्नडाइक की, तो बात आप लोग ध्यान रखें क्या कि सीखने के प्रमुख नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो थॉर्नडाइक ने किया। इसलिए जिनका भी आंसर जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया बताइए। स्किनर ने, वुडवर्थ ने, हिलगार्ड ने या साथियों वॉटसन ने? तो मैं कहूंगा कि आंसर यहां पर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, यानी कि अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो हिलगार्ड ने दिया। यह पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। सीखने से परिवर्तन होता है साथियों बताइए। तो सीखने से परिवर्तन की अगर बात करें तो व्यक्ति के व्यवहार में होता है, व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों में होता है या व्यक्ति की प्रेरणा में होता है? तो मैं कहूंगा व्यक्ति के व्यवहार में साथियों परिवर्तन होता है सीखने से। आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर है ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि लिखित कार्य की जांच में बच्चे की सहायता लेने से साथियों क्या होता है। कुल मिला के साथियों यहाँ पर 48 आना चाहिए, 1 से यहाँ पर शुरू होगा, कोई दिक्कत नहीं। लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है या बच्चे ज्यादा गलतियां ढूंढ सीख जाते हैं या बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर मिलता है और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। देखिए अगर यहाँ पर लिखा हो साथियों केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है तो ये गलत हो जाएगा। बच्चे ज्यादा गलतियां ढूंढ लेते ये भी साथियों नहीं होगा। बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर मिलता है और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और सही हो जाएगा तो यही आपका सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए। क्यों स्थान दिया जाना चाहिए? क्योंकि लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ऐसा नहीं है, मुख्य उद्देश्य नहीं है। लोकगीत गाए जा सकते हैं, ये है क्या? यहां पर केवल लग गया इसलिए गलत हो जाएगा। और अगर बात करें इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए कि पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से साथियों क्या होता है बताइए। इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं है।
शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है, इसलिए प्रश्न बना पूछने चाहिए बच्चों से। कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है या प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। तो अगर बात करें सबसे सटीक और सबसे बढ़िया इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है, बताइए। क्या व्याकरणिक नियमों की, देखिए यहां पर अगर बात करें कि शर्मिला ये भाषा का प्रयोग, फिर मैंने हंसी, ये गलत वाक्य एक तरीके से, व्याकरणिक नियमों की जानकारी नहीं है उसको, ऐसी बात है क्या, ठीक है। या उसके बाद कहा गया है कि नियमों का अति सामान्यकरण या भाषा प्रयोग में असावधानी या भाषा की समझ ना होना, बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, उसको एक तरीके से नियमों की जानकारी ही नहीं है कि इसके साथ मैंने चाट खाई और फिर मैं, ठीक है, मैं हंसी, ठीक है, या मैं हंसी होना चाहिए या मैं हंसी होना चाहिए। तो व्याकरणिक नियमों की जानकारी उसको नहीं है तो यही आपका सही जवाब हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, ये विचार किसका, ये कथन किसका, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो ये तो नॉम चॉम्स्की का कथन है। किसका कथन है साथियों, नॉम चॉम्स्की का कथन है। ये बात आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। अगर आपका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब छठे नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए कि चंद्र शब्द क्या है। देखिए चंद्र शब्द एक तद्भव शब्द है या तत्सम शब्द है या देश शब्द है या विदेश शब्द है। तो ये तो साथियों एक तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है साथियों, एक तत्सम शब्द है। राइट आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। अवसान का अगर विलोम आपसे एग्जामिनर पूछे तो आप क्या बताएंगे साथियों, बताइए। चलिए तो अवसान का विलोम की अगर बात करें साथियों क्या हो जाएगा, बताइए। तो आविर्भाव यहां पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि सुघव शब्द में सु क्या है, बताइए। सुघव शब्द में जो सु है ना वो प्रत्यय है साथियों, उपसर्ग या संज्ञा है या सर्वनाम। देखिए उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के शुरू में लगते हैं। शब्द का शुरू वाला भाग जो होता है वो उपसर्ग कहलाया जाता है और शब्द का अंत वाला जो भाग होता है वो एक तरीके से प्रत्यय कहलाया जाता है। तो इसमें सु जो है वो शुरू वाला भाग है। अब शुरू वाला भाग है तो ये क्या कहलाया जाएगा, ये उपसर्ग कहलाया जाएगा। इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए विघटन का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, बताइए। विघटन का पर्यायवाची साथियों कौन सा नहीं है, बताइए। विघटन का पर्यायवाची एक तरीके से साथियों जो है ना वो ध्वंस भी है, वो क्षीणता भी है, वो नाश भी है, लेकिन निर्माण नहीं है। निर्माण नहीं है तो यही आपका क्या होगा साथियों, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कोई प्रथा परंपरा कैसे बनती है साथियों, बताइए। अल्प समय तक बनकर या दीर्घ काल तक बनी रहकर, या अगर बात करें बहुसंख्यक द्वारा मान्य रहकर, तो मैं कहूंगा साथियों कि कोई प्रथा परंपरा कैसे बनती है, दीर्घ काल तक बनी रहकर वो परंपरा बन जाती है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेरणा अपने विद्यार्थी की शब्द संपदा की परीक्षा लेना चाहती है, उसे क्या नहीं करना चाहिए। देखिए उसे क्या क्या करना चाहिए ये मुझे बताइए। उसे बिना किसी संदर्भ के शब्दों के अर्थ पूछना चाहिए, ये तो गलत बात है साथियों। वाक्य में किसी शब्द को रेखांकित करके उसका समानार्थी पूछना चाहिए, बिल्कुल ऐसा कर सकती है। वाक्य में किसी शब्द को रेखांकित कर उसका विलोम पूछ सकती है, बिल्कुल पूछ सकती है, ये करना चाहिए। अनुच्छेद से कुछ शब्द देकर संदर्भ में उनके अर्थ खोज सकती है, बिल्कुल खोजने को कह सकती है। लेकिन यहां पर यह क्या बात आ गई कि बिना किसी संदर्भ के शब्दों के अर्थ पूछना, ये तो गलत बात है। तो मैं कहूंगा साथियों उसे यह काम नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो यही आपका राइट आंसर, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा इस क्वेश्चन का वो ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भाषा की कक्षा का परिवेश किस तरह का नहीं होना चाहिए। क्या पूछा जा रहा है साथियों, किस तरह का नहीं होना चाहिए, यह आपसे पूछा जा रहा है। बाल अनुकूलन नहीं होना चाहिए, सजीव एवं सक्रिय नहीं होना चाहिए, संसाधन पूर्ण नहीं होना चाहिए, तानाशाही वाला नहीं होना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि तानाशाही वाला साथियों नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो यही तो आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए भाषा के विविध प्रकार जो दूसरे से केवल उच्चारण में ही नहीं भिन्न नहीं होते बल्कि शब्द भंडार, व्याकरण और शब्द क्रम में भी भिन्न होते हैं, उन्हें किस रूप में जाना जाता है, बताइए। तो उन्हें साथियों बोली के रूप में एक तरीके से जाना जाता है। यानी कि भाषा के विविध प्रकार जो दूसरे से केवल उच्चारण में ही अलग नहीं होते बल्कि शब्द भंडार, व्याकरण और शब्द क्रम में भी अलग अलग होते हैं, उन्हें साथियों बोली के रूप में जाना जाता है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति भाषा की प्रकृति और सामाजिक संदर्भ में पाठ्य सामग्री की भूमिका के विधा सिद्धांत से हुई है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे। पाठ्य सामग्री
सामग्री आधारित निर्देश आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण किस प्रकार से पढ़ाई जाती है, तो आगमनात्मक तरीके से, निगमनात्मक तरीके से, बिना व्याख्या किए कृत्रिम तरीके से। तो मैं कहूंगा कि प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण साथियों किस प्रकार से पढ़ाई जाती है, आगमनात्मक तरीके से पढ़ाई जाती है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि बबीता अपने विद्यार्थियों से आरंभिक ध्वनि और तुकबंदी को पृथक करवा रही है, इस तरह से वे उनके किस पक्ष को मजबूत कर रही है। तो साथियों किस पक्ष को मजबूत कर रही है, वे ध्वनि विज्ञान जागरूकता के पक्ष को मजबूत कर रही है, इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किसे सारांश पठन के रूप में भी जाना जाता है, बताइए। तो सरसरी तौर पर जो पढ़ा जाता है ना, सरसरी तौर पर पठन को एक तरीके से सारांश पठन कहा जाता है। साथियों राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों जिन लोगों ने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो तुरंत साथियों क्लास को लाइक कर दीजिए और बता दीजिए कि नियंत्रित शब्द में प्रत्यय क्या होगा, ता, यंत्रित या यत। तो मैं कहूंगा नियंत्रित में प्रत्यय जो होगा साथियों वो इत होगा, इसलिए राइट आंसर जिनका डी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए दशक में समास का भेद बताइए, मुझे बताइए। चलिए देखिए दशक की अगर बात करें तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, इसमें द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा साथियों, द्विगु समास हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी के साथ। समूह से भिन्न शब्द कौन सा है बताइए, यानी कि बिल्कुल अलग शब्द कौन सा। देखिए वीरता है, दया है, शक्ति है, ये मेरे हिसाब से साथियों भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा है, लेकिन ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसलिए आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए विजय शब्द का विलोम क्या होगा बताइए, पराजय, हार, आक्रांत या साथियों ध्वस्त। तो यहां पर अगर बात करें साथियों विजय का पराजय हो जाएगा। साथियों क्या हो जाएगा, विजय का विलोम जो होगा वो पराजय हो जाएगा, इसलिए जिनका भी आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि संगीता अपनी कक्षा में उन स्थितियों पर आधारित वास्तविक गतिविधियां करवाती है जो विद्यार्थियों के जीवन अनुभवों से संबंधित है। वह किस शिक्षण विधि का अनुसरण कर रही है, मुझे बताइए। वो किसका अनुसरण कर रही है, क्या वो सिर्फ भाषिक विधि का अनुसरण कर रही है, तो मैं कहूंगा नहीं। या वो व्याकरण अनुवाद विधि का अनुसरण कर रही है, तो मैं कहूंगा नहीं। वह संप्रेषण भाषा शिक्षण का अनुसरण कर रही है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कक्षा 8 की अध्यापिका भाषा शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को व्याकरण और शब्द भंडार की आपसी संबंधता के बारे में बताती है। वह किस विधि का अनुसरण कर रही है, तो साथियों वो किस विधि का अनुसरण कर रही है, वो कोश विषयक मॉडल विधि का अनुसरण कर रही है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए, यहां पर अगर बात करें कि मानवीय मस्तिष्क में भाषा अर्जन उपकरण पहले से ही मौजूद है जिसके माध्यम से परिवेश में मौजूद भाषाओं का अर्जन होता है, ये कथन किसके सिद्धांत से संबंधित है। बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नोम चॉम्स्की का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि मानवीय मस्तिष्क में भाषा अर्जन उपकरण पहले से ही मौजूद है जिसके माध्यम से परिवेश में मौजूद भाषाओं का अर्जन होता है, ये कथन नोम चॉम्स्की के सिद्धांत से संबंधित है। एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि सकारात्मक अंतर निर्भरता, समूह रचना, जवाबदेही और सामाजिक कौशल किसके आधारभूत तत्व हैं, बताइए। तो किसके आधारभूत तत्व हैं, समुदाय आधारित भाषा शिक्षण के नहीं, कार्य आधारित भाषा शिक्षण के नहीं, पाठ्य आधारित भाषा शिक्षण के नहीं, यहां पर समूह रचना की बात आई है साथियों, तो सहयोगात्मक शिक्षण आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों देखिए ए टू जेड सब कुछ मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की है साथियों, लंबे क्वेश्चन हो, छोटे क्वेश्चन हो, यानी कि हर टाइप का क्वेश्चन साथियों यहां पर लिया गया है। अब देखिए 26वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए कि एक अध्यापक एक ही समय पर सभी मानकों का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों की समग्र गुणवत्ता का आकलन करना चाहता है, उस अध्यापक के लिए कौन से रूब्रिक अधिक सहायक होंगे। तो उसके लिए कौन से रूब्रिक साथियों अधिक सहायक होंगे, तो उसके लिए तो समग्रतावादी रूब्रिक अधिक सहायक होंगे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। व्यापक का अर्थ क्या होता है साथियों, बताइए।
देखिए ये क्वेश्चन आपसे पैराग्राफ में भी पूछा जा सकता है। एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा साथियों, उसमें कहीं पर व्यापक लिखा होगा, या हो सकता है उसका अर्थ बता दिया जाए या ना बताया जाए, और व्यापक का आपसे अर्थ पूछा जाए तो मैं कहूंगा व्यापक का मतलब होता है विस्तृत, इनडायरेक्टली भी अर्थ बताया जा सकता है व्यापक का। उसके बाद देखिए मधुर का विलोम क्या होगा, ये भी साथियों गद्यांश का ही क्वेश्चन है, मैंने बिना गद्यांश के ले लिया क्योंकि इन क्वेश्चंस को आप बिना गद्यांश के भी कर सकते हो। तो मधुर का विलोम क्या होगा साथियों, कटु होगा, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए अमृत का समानार्थी शब्द नहीं होगा, बताइए, यानी कि अमृत का समानार्थी शब्द इसमें से कौन सा नहीं है, मुझे बता दीजिए। तो मैं कहूंगा अमीय है, सोमरस है, पीयूष है, लेकिन हलाहल जो है ये अमृत का समानार्थी शब्द साथियों नहीं है, अब नहीं है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए, कक्षा 8 में बेरोजगारी पर चर्चा चल रही है, सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से भाग ले रहे हैं, अध्यापिका विद्यार्थियों की सहभागिता का अवलोकन कर रही है, और जब भी कोई विद्यार्थी अटकता है तो उसे संकेत देती है। यह अध्यापिका क्या कर रही है, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर रही है, विद्यार्थियों को प्रेरित कर रही है, विद्यार्थियों को किसी और ढाल रही है, विद्यार्थियों को मदद कर रही है। तो ये क्वेश्चन अगर बात करें, क्वेश्चन आपको साथियों होमवर्क के लिए है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा। साथियों आपको एक लिंक दे रहा हूं, एक प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सीटेट एग्जाम के लिए कुछ वीडियोस खुल जाएंगे। मेरा मानना है साथियों एग्जाम से पहले अगर उन वीडियोस को आप कवर कर लेते और एग्जाम में साथियों चले जाते हैं तो आपका एग्जाम बहुत आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। मैं नहीं कहता कि उन सारी क्लासेस को देखकर आपके 125 क्वेश्चन कर डालोगे, 130 क्वेश्चन कर डालोगे, लेकिन नहीं, जो आपका क्राइटेरिया है 90 का, इसको तो जरूर आप प्लस कर डालोगे। तो उन वीडियोस में बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल वो चीजें हैं बिल्कुल बेस वाली जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। तो प्लेलिस्ट है साथियों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिएगा और सारी वीडियोस एक एक करके वॉच कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।